हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासे। आइए दोस्तों, ईवीएस एनसीईआरटी नोट दोस्तों सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से हमने इंपोर्टेंट नोट्स लिए जो कि ईवीएस के, और थोड़ा हमने सीडीपी का ले लिया है। मतलब वो 2 से 3 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। और जो ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स लिया है वो इंपॉर्टेंट है और हर बार ये आते आते हर पेपर में भी आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि इसमें से 100% आता ही आता है। आपने पढ़ लिया ना तो आप देख लेना, 100% ईवीएस का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एनसीईआरटी बता रहा हूँ, एनसीईआरटी वाला दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते याद देनी होती है क्योंकि इससे आता ही आता है। टॉपिक मैंने इस चक्कर में लिए हैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नोट से। तो सबसे पहले दोस्तों मैं लिया है टॉपिक हाथी वाला। तो दोस्तों हाथी है, तो दोस्तों हाथी क्या करता है। हाथी, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। क्वेश्चन में सीटेट में पूछेगा, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। ये ऑप्शन में गलत दिया होगा, आपको गलत करना है क्योंकि वो उससे छांट देता है 1 2 3 कौन से कथन इसमें से सही है, ठीक है। ये भी कह देता है, इसलिए आप देख लेना, एक दिन में एक हाथी 100 किलो पत्तियां झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक है। इससे ध्यान रखना, 100 किलो से थोड़ा ज़्यादा खा लेता है मगर 100 ही से आएगा, ठीक है। हाथी बहुत कम आराम करता है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना, हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। आप मान चलिए आप तो 8 घंटे 9 घंटे सो लेते होंगे, 8 घंटे लगभग, मगर हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। उसे आराम करना पसंद नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और देखिए एनसीईआरटी में हाथी को क्या कहा गया है ये याद कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में कहा गया है जम्बू, हाथी का नाम जम्बू दिया गया, ये भी आया है तो बता देना, ठीक है। जम्बू कहा गया हाथी का नाम। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है क्योंकि दोस्तों इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और दोस्तों पानी कीचड़ में खेलना पसंद क्यों, क्योंकि जो इसकी खाल होती है दोस्तों वो काली होती है और काली त्वचा वो नीचे, मतलब गर्मी उसे ज़्यादा लगती है, इस चक्कर में वो कीचड़ में खेलना इसलिए पसंद करता है, ठीक है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं दोस्तों। हाथी के आपने पंख देखे होंगे, उसके जो कान है उसके पंख की तरह देखे होंगे दोस्तों। जब वो उसे गर्मी लगती है तो पंख से हवा कर लेता है थोड़ी देर अपने कान से ही, ठीक है दोस्तों। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, क्योंकि उसके कान भी देखे होंगे आपने, जैसे हम तो हवा करते हैं पंख की तरह, ऐसे अपने हाथ बना लेते हैं घरेलू वाला। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 2 कुंटल का के आसपास होता है लगभग दोस्तों, ध्यान रख लेना। ये भी पूछ लेता है, क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप वो बताएगा 300 किलो वजन होता है उसका, तो आपको गलत करना, आपको पता होगा 2 कुंटल मतलब 200 किलोग्राम हो आपके आसपास होता है, ठीक है, याद कर लेना। हाथी का झुंड, और दोस्तों हाथी झुंड के बारे में बात करते हैं। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, ध्यान रख लेना। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, ठीक है, याद कर लेना। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, मतलब लीडर कौन होती है, झुंड की सबसे बड़ी बुजुर्ग हथनी, हाथी नहीं होता, हथनी होती है, ठीक है। जब वो हाथी थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी, हाथी के झुंड में अगर झुंड होगा तो उसमें 10 से 12 तक ज़्यादा नहीं होंगे, 12 से हथनी और बच्चे होते हैं, ठीक है। 14-15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। अगर ये हाथी झुंड में बच्चे रहते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, तो दोस्तों 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर वे झुंड छोड़ देते हैं, वो ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमें क्या करना है, क्योंकि उन्हें पहले से सिखा दिया होगा। क्योंकि बच्चे की फीलिंग्स होती है, बड़े हो जाते हैं तो अपने आप घर से ही निकल जाते हैं, देखा होगा आपने, तुम खुद ही समझ लो। अपनी कोचिंग बेस्ट कर रहे होंगे, कोचिंग में अच्छे से अच्छे वो तैयारी कर रहे होंगे, हम कहीं लग जाए, वो भी ऐसा ही प्रयास करते हैं, हम यहाँ से निकले, अब बड़े हो गए तो निकले यहाँ से, अब का हम यहीं रहते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं, याद कर लेना। सूंड से अगर एक दूसरे से अगर वो कीचड़ में चला जाए, ऐसे मतलब किसी बड़े बाग में फंस जाए, पानी में, नदी में, तो एक दूसरे से निकालने की मदद भी करते हैं अपनी सूंड से, ठीक है, जैसे ये तैसे मदद करते हैं। और दोस्तों अगला टॉपिक आया है राजस्थान जोधपुर खेजड़ी वाला गाँव, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर साल ये भी आता है, हर पेपर में भी आता है। राजस्थान जोधपुर खेजड़ी वाला गाँव, राजस्थान के खेजड़ी गाँव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, ठीक है दोस्तों। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने दोस्तों 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हुए थे। उस राजा ने क्या किया था, मैं कहानी बता रहा हूँ दोस्तों, उसे तलवार चला दी थी, वो उनका शरीर आधा आधा हो गया था पेड़ के चक्कर में, क्योंकि पेड़ बचा लिए थे उन्होंने। तो तब से ये पेड़ की सुरक्षा करने लगे, विष्णु जी वाले पेड़, खेजड़ी पेड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं। आज 300 साल बाद के भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई लोग कहलाते हैं, याद कर लेना, बिश्नोई लोग कहलाते हैं, ठीक है। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, ठीक है, पेड़ों और जानवर रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। दोस्तों यहाँ पर जानवर बिना झिझक के घूमते रहते हैं, इन्हें दोस्तों कोई नहीं पकड़ता, क्योंकि यहाँ बैन है जानवरों को पकड़ना, ठीक है, इसलिए वे स्वतंत्रता है, ठीक है, एक दूसरे स्वतंत्र हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे राजस्थान में, ठीक है। अपने यहाँ तो देखो यूपी में क्या होता है। दोस्तों अगला है खेजड़ी, तो खेजड़ी दोस्तों इसी का है। अब खेजड़ी वाले विशेषता देखते हैं, ठीक है दोस्तों। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में। इससे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बिना पानी के भी उपज जाता है, ठीक है। इस पेड़ की छाल की दवा काम आती है, और क्या कौन से काम में आती है वो भी हम बता देंगे, ठीक है। उन्हें नाम दवाई बनाई जाती है इससे, ठीक है।
और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता, याद कर लेना दोस्तों, इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, याद कर लेना। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं, जो इनके पत्ते होते हैं ना, फलियां होती हैं पेड़ के पत्ते की, फलियां बीच में फलियां सी आती हैं फल से, जैसे हम तो बटर निकालते हैं, जैसे हमारी जैसे नीम पे निमोरी आती है, निमोरी, ऐसे इन पेड़ की फलियों की सब्जी काम आती है। जो फलियां होती हैं पेड़ की, तो सब्जियां काम में आती हैं सब्जी बनाने के, और पत्तियां बाहर रहने वाले जानवर खाते हैं, और जो पत्तियां होती हैं जो जानवर घूमते रहते हैं वो खा जाते हैं। और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। बहुत अच्छा पेड़ होता है, आप देखा होगा, आप चित्र दिखा देंगे बाद में। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल से, तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ सब जानकारी दे देते हैं पहले से ही हम। इसलिए जो KVS के नोट्स चाहिए, या CTET के नोट्स चाहिए, UP टेट के चाहिए, सुपर टेट के चाहिए, वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलते रहते हैं। ठीक है, आप मैसेज कर दोगे, क्योंकि मैसेज का भी ऑप्शन दिया है, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी, कोई प्रॉब्लम हो A to Z। ठीक है, अब दोस्तों अगला टॉपिक आया है मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है दोस्तों अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हर CTET से, KVS से, रीट एग्जाम, UP टेट, CTET, सुपर टेट जो भी होगा अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, भर्ती कब आ रही है कब नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों, ये भी बताते रहते हैं, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो। ठीक है, अब अगला टॉपिक दोस्तों मधुमक्खी का छत्ता। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, सभी को पता है, एक छत्ते में रानी मधुमक्खी जरूर होगी, और जो अंडे देती है। ठीक है, छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं। ठीक है, छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होंगी, रानी मधुमक्खी होती है, और नर मधुमक्खी भी होंगी, पता है, सभी को पता है, जो एक काम छोड़कर कोई काम नहीं करते, जो एक काम छोड़कर। और कौन सा काम है दोस्तों? छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। ठीक है, मधुमक्खियाँ भी होती हैं, मगर रानी मधुमक्खी अलग होती है। ठीक है, तो दोस्तों यह दिन भर काम करती हैं, और शहद के लिए फूलों का रस भी यह ढूंढती रहती हैं। शहद के लिए दोस्तों फूलों का रस भी यह ढूंढती रहती हैं। दोस्तों कई हजार फूलों पर बैठकर दोस्तों तब जाके 500 ग्राम शहद बनता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, कई हजारों फूलों पर बैठती हैं, तब जाकर कहीं आधी किलो यानी 500 ग्राम आपका शहद निकलता है, याद कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत करती है ये। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच, मतलब डांस करती है, नाच करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ठीक है, जब उसको रस मिल जाता है ना, तो वह एक तरह का डांस करती हैं, जिससे दूसरी मक्खी पता चल जाता है कि इन्हें रस कहीं से मिल गया। ठीक है, अब काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। जो रस मिल जाता है ना, काम करने मधुमक्खियाँ होती हैं, रस है, इस रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, ये भी छत्ता बनाती है। ठीक है, अब अगली बात आती है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। जैसे ये दोस्तों सभी को पता है, उत्तराखंड में पहाड़ों की, ये क्वेश्चन आता ही आता है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों अगला आता है मधुबनी। अब मधुबनी में क्या होता है दोस्तों? मधुबनी फेमस है, बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं, आंगन में। ठीक है, यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये चित्र है ना, जो पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये फेमस है। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या जाता है? आदि को इस्तेमाल किया जाता है। नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग जो घोल मिलाते हैं ना, उसमें मिला होता है नील मिली होती है, हल्दी मिली होती है, फूल भी होते हैं। ठीक है, फूलों के कुछ, और पेड़ों के रंग भी होते हैं। आदि को इस्तेमाल किया जाता है इन रंगों में बनाने के लिए। ठीक है, इन चित्रों में इंसान का चित्र होगा दोस्तों, जानवर का भी चित्र होगा, पेड़ भी होंगे इनमें, इन चित्रों में फूल भी होगा, कई सारे फूल भी होंगे, पंछी भी आते हैं, मतलब बर्ड्स। ठीक है, पक्षी, और मछलियाँ भी बनाई जाती हैं, आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं, याद कर लेना। अब दोस्तों अगला है उत्तर प्रदेश में कचनार के जो फूल होते हैं ना, वो उत्तर प्रदेश कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, और केला में किसकी सब्जी बनाई जाती है? सभी को पता होगा किसकी बनाई जाती है? केले के पत्ते की फूल सब्जी। ठीक है दोस्तों, केले के पत्ते की सब्जी। और महाराष्ट्र में किसकी सब्जी बनाई जाती है? सभी को पता होगा, बता दिया है, जो कि इससे कोई क्वेश्चन तो आएगा। माँ सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, सहजन के फूल होते हैं, सहजन। ठीक है, याद कर लेना। और उत्तर प्रदेश में कचनार, और केला में, केला मतलब का से केला। ठीक है, याद कर लेना। अब दोस्तों अगला पेड़ आता है रेगिस्तानी ओक पेड़। रेगिस्तानी ओक पेड़, अब दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक पेड़ है ना, ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कम से कम दोस्तों याद कर लेना 11 से 12 फीट होती है। अगर 14 से 15 आ जाए, 16 आ जाए तो गलत कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है, याद कर लेना। और पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? ये पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें कम से कम 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों, 200 से 300 फीट की गहराई तक नीचे जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंचना है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जो जाती है ना जड़ें, रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। ठीक है, जैसे पानी आता है जमा होता रहता है, मतलब वो वेस्ट नहीं होता पानी। ठीक है, जब कभी भी इस इलाके पानी की कमी हो जाती है ना, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल देते हैं, और पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। ठीक है दोस्तों,
तो ये पेड़ भी इतना अच्छा है रेगिस्तानी यूको पेड़, ठीक है। अब दोस्तों हम ईवीएस एनसीईआरटी में हमने ईवीएस में जो ये टॉपिक है ना ईवीएस का, जैसे पेडागोगी सोल्यूशन होता है एनसीईआरटी नोट्स में दिया हुआ है कक्षा 3, 4, 5 में, उससे हमने एक टॉपिक लिया, ये वाला अच्छे टॉपिक लिए जो आते हैं, ठीक है। परिवार एवं मित्र प्रकृति की भाग के रूप में, ठीक है। पौधे एवं जानवर के बारे में पढ़ेंगे। पौधे एवं जानवर परिवार एवं मित्र प्रकृति में सोच समझकर शामिल किए गए हैं। यह स्पष्ट करने के लिए मानव पौधे और जीव जंतुओं के साथ प्रगाढ़ संबंध रखते हैं तथा हमें उनके बारे में पूर्ण एवं संगठित वैज्ञानिक एवं सामाजिक नजरिए से पढ़ने की आवश्यकता है। अब दोस्तों अब आता अगला रिश्ते और संबंध यानी रिलेशंस। इस उप प्रकरण में वे अपने रिश्तेदारों के बारे में चर्चा करते हैं जो उनके साथ रहते हैं और जो कहीं और चले गए हैं, जिससे उनके रिश्ते और घरों में क्या बदलाव आए हैं उसका ज्ञान मिलता है। वे सोचते हैं कि अपने रिश्तेदारों में कौन कौन प्रशंसा के पात्र हैं और किन किन गुणों या कौशलों के गाढ़ संबंध तथा परिवारों से बच्चों में अपनेपन तथा प्रेम की भावना का विकास होता है। ठीक है दोस्तों। काम तथा खेल। दोस्तों काम तथा खेल में हम बता रहे हैं इस उपप्रकरण में क्या होता है दोस्तों, उन्हें यह पता चल जाता है कि परिवार या पड़ोस में कुछ लोग काम करते हैं, ठीक है, या कुछ काम नहीं करते हैं। इससे उन्हें लिंग भेद दो पर आधारित भूमिकाओं को भावात्मक रूप से समझने में सहायता प्राप्त होती है, ठीक है। और दोस्तों एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से 5 में क्या दिया हुआ है, तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में एकीकृत और स्वरूप प्रदान करने के लिए 6 विषयों क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें बहु विशेषता को एकीकृत किया गया। इन्हें थीम अर्थात प्रकरण कहा गया, ठीक है दोस्तों। परिवार एवं मित्र, समझ, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल, भोजन, और नंबर 3 आश्रय आवाज, और नंबर 4 पानी, और 5 यात्रा, और छठवां क्या दोस्तों चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में 3 से 5 तक के में। पर्यावरण मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक होना है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्रवाई का महत्व बताना दोस्तों। प्रश्न उठाने की क्षमता एवं उनका स्तर देने के लिए परिकल्पना बनाने की क्षमता का विकास करना है। परिकल्पनाओं की जांच के तरीके सोच पानी एवं उन तरीकों को काम में लेने के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास करना है। और अगला दिया निष्कर्ष निकालने एवं चिंतन की क्षमता का विकास करना है। अगला बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य एनसीएफ 2005। दोस्तों एनसीएफ 2005 इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। एनईपी 2020 का मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एनईपी 2020 का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एनईपी 2020 वो हर बार आता ही आता है, जब से सीटेट ऑनलाइन हुआ है तब से एनईपी 2020 के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट में आ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, और आपका ईवीएस है, ठीक है दोस्तों, सीडीपी है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चों का उनके वास्तविक संसार, प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति से परिचित करवाना। पर्यावरण का ज्ञान एवं समझ विकसित करना। प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता एवं तथा संबंधों का ज्ञान कराना तथा समाज का विकास कराना। अगला पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में उनकी सहायता करना। अगला पर्यावरण के अनुकूल मनोवृत्तियों तथा मूल्यों को प्रोत्साहित एवं पोषित करना। अगला अवलोकन, रचनात्मक कौशल तथा सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना। अगला पिछले और वर्तमान पर्यावरण के मध्य तुलना विद्यार्थी कर सकें कि अतीत से अब में पर्यावरण में क्या परिवर्तन आया है, ठीक है, पहले से प्राचीन में और नए में वर्तमान में क्या परिवर्तन आया है, हमें ये भी देखना है। पर्यावरण मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना है, ठीक है दोस्तों, जागरूक होना सभी को। पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्रवाई का महत्व देना, यानी कौन सी कार्रवाई कौन चीज़ पर महत्व है, ठीक है, उसका ये भी देखना है। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र देखते दोस्तों, अब पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र अगला टॉपिक है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 बच्चों के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने का समर्थन करती है दोस्तों। सही बताया, बच्चे क्या करते हैं, टीचर ज़्यादा से ज़्यादा टीचर क्या करते हैं, अंदर से कॉलेज बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो वो क्या करते दोस्तों, ज़्यादातर बच्चों को बाहर के ज्ञान से न जोड़कर अंदर के ज्ञान से पढ़ाकर और बच्चों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत है, इसलिए इन टीचरों पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा एनसीएफ 2005 भी ऐसे कहते हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझाने की कोशिश करो जितना समझ सके, उससे रटने की बजाय समझाने में बल दो, जितना बल दे सको उतना समझाने पर भी जितना योगदान हो सके। अगर नहीं पढ़ाना हो तो पढ़ाई बंद करवा दो, मत करो, पढ़ाओ मत। और टीचर है, बहुत सारे टीचर आते रहते हैं, वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं मगर कोई पढ़ाने नहीं देता, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के विषय में तो यह पूरी तरह से सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का तो है मात्र ज्ञान का अर्जन ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझ बनाते हुए आवश्यक कौशलों के विकास द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करना भी है। अगला, पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश है। यह इन विषयों के सार को संकलित करके प्राकृतिक वातावरण तथा उसके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्व की पारस्परिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से समझने तथा संचालित करने में सहायता करता है।
पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द एविरोनर से लिया गया है, ठीक है। फ्रेंच शब्द, अगर पर्यावरण शब्द का पूछे इस शब्द कहाँ से लिया गया है तो आप बताओगे फ्रेंच शब्द यानी एविरोनर से लिया गया, ठीक है। एविरोनर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पूरा परिवेश यानी आसपास का पूरा पते। दोस्तों मैंने सीडीपी से इंपोर्टेंट लिया है, जो टेट सीटेट एसटेट में जो इंपोर्टेंट है वो जो आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। इसमें से 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते, ठीक है। अधिगम अक्षमताएं, जो आपकी जो अक्षमताएं होती हैं जो किस किस की कैसे होती हैं सब बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। पहला है आपका डिसलेक्सिया, पठन वैफल्य। दोस्तों ये पढ़ने पे ऊपर होता है यानी पठन विकार होता है, पठन विकार जो हम पढ़ाई करते हैं ना वो होता है आपका डिसलेक्सिया में आता है, ठीक है। ये पूछ लेगा पठन विकार किस अक्षमता में आता है, ऐसे पूछ लेगा। अधिगम अक्षमता में है तो आप बताओगे डिसलेक्सिया या पठन वैफल्य आ जाएगा, ठीक है। अगला है लेखन विकार किस में आता है, किस अक्षमता में आता है तो आप बताओगे डिस्ग्राफिया। ग्राफ मतलब लिखना होता है, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया आपका लेखन विकार में, डिसकैलकुलिया आपका गणित संबंधी विकार में होता है, ठीक है। गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है, ठीक है। डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन करते हैं आप तो आप समझिए कैलकुलेशन करने में गणित यूज करते हैं, इसलिए समझ लीजिएगा गणितीय कौशल संबंधी विकार है। अब डिस्फेजिया वाक क्षमता संबंधी विकार है, डिस्फेजिया वाक क्षमता संबंधी विकार। संप्रेषण अक्षमता विकार। अगला डिस्प्रैक्सिया। दोस्तों डिस्प्रैक्सिया आपका आता है लेखन एवं चित्रांकन संबंधी। डिस्प्रैक्सिया है ना, प्रैक्सिया यानी प्रैक्टिस करते हैं तो लेखन एवं चित्रांकन संबंधी दोनों, मतलब लेखन और चित्रांकन एक साथ आएंगे तब बताना आप डिस्प्रैक्सिया है, ठीक है। अब आएगा अगला डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया आएगा दोस्तों, इससे वर्तनी संबंधी विकार बताना, जो आपकी त्रुटियां होती है वो होती है आपकी डिसऑर्थोग्राफिया में, जो लिखावट में कुछ गलती हो जाती है वो आता है डिसऑर्थोग्राफिया में, ठीक है। अगला है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण संबंधी विकार। श्रवण संबंधी विकार मतलब सुनने संबंधी विकार होता है, ठीक है। जो ऑडिटरी मतलब ऑडियो मतलब सुनना होता है, इसलिए समझे ना, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑडिटरी मतलब श्रवण मतलब सुनना, श्रवण में सुनना। ऑडिटरी मतलब जो ऑडियो होता है ना, ऑडियो विजुअल मतलब पढ़ते हैं हम जो गाने सुनते हैं ऑडियो वाले, वो ही समझ लेना श्रवण संबंधी विकार है। अगला दोस्तों विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर दोस्तों विजुअल होता है, हम जैसे दोस्तों हम कोई दृश्य देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, जैसे हम चित्र के रूप से देखते हैं, कोई छाया के चित्र देखते हैं, विजुअल। जो ऑडियो विजुअल होता है, विजुअल देखते हैं हम कोई चीज़ देख रहे हैं, वो होता है दृश्य प्रत्यक्ष क्षमता विकार। इसलिए जितना सरल हो जितना देख लो, विजुअल मतलब दृश्य मतलब कुछ चित्र छायांकन चित्र, ठीक है। अगला है सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार। सर दोस्तों ये आएगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दिया तब भी। सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार। दोस्तों ये पूरे याद कर लिया ना, तो एक क्वेश्चन गलती होगा इसमें से, 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर, संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। संगठन विकार, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला है जो इंपोर्टेंट है अपेजिया और डिस्नोमिया। ये इंपोर्टेंट है, अपेजिया भाषागत होता है, ये भाषा अवरोध से संबंधित होता है, जो हम भाषा में जाते हैं मतलब अबोध करते ढंग से कर नहीं पाते, बोध नहीं कर पाते, उसका वो होता है अपेजिया यानी भाषाघात, ठीक है, अपेजिया। अगला है डिस्नोमिया, संबंध खोजने की समस्या, जो हम शब्द खोजते हैं, शब्द खोजने की समस्या दोस्तों। डिस्नोमिया संबंध खोजने की समस्या, शब्द खोजने की समस्या दोस्तों, सॉरी दोस्तों पढ़ने में गलती हो जाती है। डिस्नोमिया होता है आपका शब्द खोजने की समस्या, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक हमने लिया है, ये आता ही आता है, ठीक दोस्तों, किससे कहाँ आता है आप देख लीजिए। तो दोस्तों जो सब्जियां हमारी आई है ना, कौन से देश से कौन सब्जी आई है तो हम बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। जो दक्षिण अमेरिका है ना, वहाँ से आपकी आई है हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये 3 चीज़ ध्यान रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार सीटेट में आ रहा है ईवीएस में, ठीक है। तो हरी मिर्च और टमाटर और आलू है ना, वो आपके दक्षिण अमेरिका से आए हैं, ठीक है दोस्तों। और जो यूरोप है दोस्तों, यूरोप से आपके आया है पत्ता गोभी मटर, ये है ना पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको, और मटर है दिखाई दे रही है, जो आपकी यूरोप से आई है, ठीक है। अगर दोस्तों अगला आया आपका अफ्रीका, जो अफ्रीका देश है ना, अफ्रीका दोस्तों तो क्या आया आपकी कॉफ़ी आई है, कॉफ़ी बीन्स और आपकी भिंडी आई है, ठीक है। कॉफ़ी बीन्स दिखाई दे रहा है, कॉफ़ी, ये होती है कॉफ़ी आपकी घुल के हम कॉफ़ी बनाते हैं तो इनसे पीस के बनती है कॉफ़ी आपकी। और भिंडी तो आपने देखी होगी दोस्तों सभी ने, तो दोस्तों कॉफ़ी और भिंडी बीन्स होती हैं, बीन्स मतलब दोस्तों ये आपकी आई है वो अमेरिका से, ठीक है, वो मतलब अफ्रीका से, ठीक है। ये तीनों याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से तीनों में तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, सब्जी दे देगा और ये पूछ लेगा कौन कौन से कहाँ सब्जी आई है, ठीक है। और भारत की तो पता ही है, बेर या आपके जो क्या क्या है, मतलब तरह तरह की। सोयाबीन तो पता ही है आपको कहाँ से आई है, सोयाबीन चीन की है सोयाबीन, ठीक है। तो ये आपके बेर हैं और आपके ये दाल हैं, ज़्यादातर मसाले की दाल फाल है वो अपने इंडिया से ही है, भारत से है, ठीक है दोस्तों, याद कर लेना। दोस्तों यहाँ से आपका ये सेशन खत्म होता है दोस्तों अगर चैनल में नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अगर आपने वीडियो देख ली ना तो आपका सीटेट लगभग ईवीएस लगभग सीडीपी लगभग हिंदी लगभग इंग्लिश मतलब सभी लगभग आ ही जाएंगे इसमें से, ठीक है दोस्तों। अगर आपको टेलीग्राम से अगर नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए ये वाली, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।